बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस अंक में मैं लेकर आया हूं व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और इसमें हम व्यक्तिगत विभिन्नता के कारणों पर भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसलिए यह सेशन आपकी तैयारी के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। चलो शुरू करते हैं आज के इस विशेष अंक को। आज के इस सत्र में सबसे पहले हम व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण जानेंगे, उसके बाद अंत में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। सेशन को लास्ट तक अवश्य वॉच कीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नता को कई जगहों वैयक्तिक भिन्नता लिखा रहता है, इंग्लिश में इसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता के कई कारण हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, आप इन्हें समझिए। पहला है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। यह व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण है। वंशानुक्रम यानी आनुवंशिकता के वजह से व्यक्तिगत भिन्नता उत्पन्न होती है। वातावरण भी इसके लिए जिम्मेदार है। जाति, प्रजाति व देश यानी कास्ट, रेस एंड नेशन, यह भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है और जिम्मेदार है। आपने सुना होगा, जैसे कहते हैं कि निग्रो प्रजाति की अपेक्षा श्वेत प्रजाति अधिक बुद्धिमान और कार्यकुशल होती है। तो जाति, प्रजाति व देश को हम व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण मान सकते हैं। आयु व बुद्धि यानी एज एंड इंटेलिजेंस यानी एज एंड आईक्यू को भी हम व्यक्तिगत भिन्नता का कारण मानते हैं। जब व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो उसके अनुसार व्यक्ति में भिन्नता आती है। और बुद्धि जन्मजात होती है, तो किसी की बुद्धि तेज होती, किसी की धीमी होती है। स्वास्थ्य भी व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण है। शिक्षा एवं आर्थिक दशा यानी एजुकेशन और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, यह भी इसके लिए जिम्मेदार है। लिंग भेद यानी आप जेंडर गैप कह सकते हैं, सेक्स डिफरेंस कह सकते हैं। लड़की और लड़के में जिस प्रकार भेद किया जाता है तो आप उसे लिंग भेद कह सकते हैं। परिपक्वता यानी मेच्योरिटी, यह भी व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण है। व्यक्तित्व अर्थात पर्सनैलिटी, यह भी व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण माना जाता है। ध्यान से आप इन्हें समझ लीजिए। अगला है गत्यात्मक योग्यता। इसे आप कह सकते हैं मोटर एबिलिटीज, आप कहोगे इसे। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति किसी एक कार्य को अधिक कुशलता से करते हैं तो किसी दूसरे कार्य को कुशलता से नहीं करते। उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति को खेल में बहुत रुचि है, खेल में तो उसे रुचि है, और उसके बाद उसे क्रिकेट में बहुत रुचि है लेकिन फुटबॉल में नहीं है। जबकि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल हैं, लेकिन क्रिकेट में अधिक रुचि है, फुटबॉल में नहीं है, तो इसे आप गत्यात्मक योग्यता कह सकते हैं। पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड कैसा है व्यक्ति का, यह भी एक कारण है। रचनात्मक शक्ति, यह भी एक कारण माना जाता है, यानी आपकी क्रिएटिव पावर कैसी है। मानसिक विकास का प्रभाव, आपका मेंटल डेवलपमेंट कैसा हुआ है। संवेगों का प्रभाव, आपके इमोशन। विशेष योग्यताएं और ग्रहण शक्ति, यानी आप किसी चीज़ को कितने जल्दी ग्रहण करते हैं अर्थात उसे समझ सकते हैं। ये प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से व्यक्तियों में, बच्चों में या हम कहें बालकों में व्यक्तिक भिन्नता आती है अर्थात व्यक्तिगत भिन्नता आती है। आप इन्हें समझ लीजिए और यहीं से प्रश्न का निर्माण होता है। अब हम इनसे संबंधित 10 प्रश्न हल करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में अनेक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप ध्यान से इसे वॉच करने की कोशिश कीजिए और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। यहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं यानी इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं अभिवृद्धि में अर्थात एटीट्यूड में, बुद्धि स्तर में इंटेलिजेंस में, गतिवाही योग्यता में जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था अर्थात
मोटर एबिलिटीज आप कह सकते हैं, या गत्यात्मक योग्यता भी इसे कई जगह लिखा होगा। तो व्यक्तिगत भेद अभिवृद्धि में भी होता है, यानी एटीट्यूड में भी होता है, इंटेलिजेंस में भी होता है, और मोटर एबिलिटीज अर्थात गत्यात्मक योग्यता या गतिवाही योग्यता में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, और यदि आप इन्हें आसानी से समझ लेते हो तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक किसी भी एक समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। प्रश्नों को समझने की कोशिश कीजिए। एक अध्यापक किसी भी एक समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नता, समुदाय आधारित, अब यहाँ पर समुदाय का मतलब जाति, प्रजाति या देश से नहीं है। यहाँ पर आप समुदाय का मतलब किसी क्षेत्र से ले लो, किसी एक निश्चित भाग से ले लो। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है गृह कार्य के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, आँखों के संपर्क के आधार पर। बताने की कोशिश कीजिए आप। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। कोई अध्यापक किसी भी एक समूह में, यानी एक समूह, एक समुदाय का मतलब है एक ऐसे क्षेत्र के लोग जिनकी बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान, पहनाव, कई चीज़ें एक होगी, यानी संस्कृति एक होगी और उनके कई रीति रिवाज एक होंगे। तो वहाँ पर वे भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर भिन्नताओं को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कई बार कोई संकेत करता है तो दूसरा उसे समझ जाता है, या अपनी जो क्षेत्रीय भाषा उसके आधार पर वह एक दूसरे को समझ जाते हैं। ठीक है, तो एक अध्यापक किसी भी एक समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है उनकी भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए तेलंगाना और उत्तराखंड की बात करें तो दोनों में अंतर होगा, वैयक्तिक भिन्नता आएगी क्योंकि उनकी भाषा और अभिव्यक्ति की वजह से। अगला प्रश्न है, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में बताएं कि दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या होगा। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज करते हैं। तो निम्न में से बताएं कि दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या होगा। अवधारणा गठन करने में सुविधा, यानी वो कंसेप्ट क्रिएट करने में उन्हें बेनिफिट होगा, सुविधा होगा, वो अच्छे कंसेप्ट निर्माण कर सकते हैं, अच्छी अवधारणा का निर्माण कर सकते हैं। विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, यानी उनकी एनालिसिस पावर बढ़ेगी, वो किसी भी तथ्य को, किसी भी कंटेंट को विश्लेषण कर सकते हैं, उसे एनालिटिक रूप से समझ सकते हैं। संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा अर्थात कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी वो किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी कंटेंट को कॉग्निटिव स्तर पर आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। एनसीएफ 2005 भी यही बात करता है कि यदि कोई बच्चा 2 से अधिक भाषाएं बोलता है अर्थात बहुभाषा बोलता है, बहुभाषा का प्रयोग करता है, तो वह अवधारणा का गठन आसानी से कर लेगा, यानी कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेगा। विश्लेषणात्मक तर्क में उसे सुविधा होगी, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा होगी, और इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई अंग्रेजी की मूवी है, उसको यदि आप अंग्रेजी में भी समझते हैं, हिंदी में भी समझते हैं, उसी मूवी को आप तेलुगु में समझ जाते हैं, उसी को आप मलयालम में समझ जाते हैं, उसी को आप किसी दूसरी भाषा में समझ जाते हैं, तो इससे आपकी अवधारणा, विश्लेषणात्मक और संज्ञानात्मक की जो कॉन्सेप्ट हैं इनमें एक प्रकार से क्लियरिटी आएगी, यानी आपकी जो क्षमता है विश्लेषण करने की, संश्लेषण करने की, वह मजबूत हो जाएगी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। प्रश्न में क्या पूछा गया, नहीं की जा सकती। जब एक टीचर व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सामना कर रहा है या सम्मान कर रहा है, तो एक शिक्षक से इनमें से क्या आशा नहीं की जा सकती। आप जानते हैं टीचर विद्यालय में पढ़ाता है तो वहाँ पर सैकड़ों बच्चे होते हैं और हर बच्चे में हो सकता है व्यक्तिगत भिन्नता हो। तो एक टीचर
जब व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करता है, उसे फेस करता है, उसका सामना करता है, तो एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती इनमें से? पहला ऑप्शन है शिक्षण विधियों कौशलों को समायोजित करना। ये तो सही है। एक शिक्षक को हमेशा बच्चों की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए अपनी टीचिंग मेथड और टीचिंग स्किल को एडजस्ट करना चाहिए, समायोजित करना चाहिए। तो यह तो करना ही चाहिए, यह इसका उत्तर नहीं होगा। योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, बिल्कुल सही। टीचर को अपने कक्षा को बच्चों की योग्यता के अनुसार अनेक समूह में विभक्त करना चाहिए, जिससे ट्यूटोरियल क्लास भी कहते हैं। अनुवर्ग शिक्षण आपने सुना होगा। तीसरा, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, यानी सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ देना, बच्चे स्वयं पढ़ें। पाठ्यचर्या को समायोजित करना, यानी जो करिकुलम है उसको एडजस्ट करना, अपने हिसाब से बच्चों के अनुसार उसे उपयोग में लाना। प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। यह व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि स्वाध्याय के लिए आप सभी बच्चों को नहीं छोड़ सकते। हो सकता है कोई बच्चा पढ़ने में बहुत कमज़ोर होगा, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होगा, कोई मध्यम होगा। तो यदि आप सबको सोचोगे कि स्वाध्याय से वो पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं तो पढ़ो, नहीं पढ़ते हैं तो अपने आप रहो, इस प्रकार से अगर आप छोड़ दोगे तो हो सकता है इनमें से कोई बच्चा पिछड़ जाएगा। सबको आप सेल्फ स्टडी के लिए नहीं छोड़ सकते, तो यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वैयक्तिक भेद में हम पाते हैं, वैयक्तिक भेद यानी इंडिविजुअल डिफरेंस में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न पहले पूछे भी गए हैं, आप ध्यान से इसे वॉच कर लीजिए। थोड़ा सा कठिन शब्द हैं, ऐसे शब्दों को जब आप एग्जाम हॉल में रहते हैं तो अंग्रेजी वाले पोर्शन पर आप ध्यान दीजिए, वहाँ पर इन शब्दों की मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी। विचलनशीलता को कई जगहों पर समानता भी लिखा होगा, पर समानता, अंग्रेजी में इसे कहेंगे वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी, ठीक है। और प्रतिमानता, प्रतिमानता का मतलब होता है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। विचलनशीलता को कई जगहों परिवर्तनशीलता भी लिखा होगा, विचलनशीलता या परिवर्तनशीलता। और प्रतिमानता जो ये नॉर्मलिटी है, इसको कई जगह लिखा होगा परसमानता, प्रतिमानता या परसमानता, विचलनशीलता या परिवर्तनशीलता। तो प्रतिमानता को अंग्रेजी में कहेंगे नॉर्मलिटी और विचलनशीलता या परिवर्तनशीलता को कहेंगे वेरिएबिलिटी, ठीक है। तो उत्तर है इसका उपरोक्त दोनों। व्यक्तिगत भेद में हम क्या क्या पाते हैं? एक तो परिवर्तनशीलता पाते हैं, यानी हर बच्चे में वेरिएबिलिटी होती है, हर व्यक्ति में। दूसरा, प्रतिमानता भी होती है, अर्थात नॉर्मलिटी होती है, यानी प्रसमानता होती है। तो ये दोनों इसके सही उत्तर होंगे। तो उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। ऐसे शब्दों को आपको सरल करना है पहले, उसके लिए आपको अंग्रेजी वाले पोर्शन की मदद लेनी है परीक्षा हॉल में। अगला प्रश्न है प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है? प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? प्रजातिगत का मतलब है एक प्रकार की रेस, किसी क्षेत्र विशेष के लोग हो सकते हैं। तो जब आप प्रजातिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ रहे होंगे तो इनमें से कौन सा एक मददगार नहीं होगा? बुद्धि, मूल्य व्यवस्था, शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण, सीखने की प्रक्रियाएं व विभिन्न अवस्थाएं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। इसको आप प्रजातिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं या क्षेत्र के आधार पर नहीं कह सकते कि इस क्षेत्र के लोगों की बुद्धि ऐसी होती है, इस क्षेत्र के लोगों की बुद्धि ऐसी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की बुद्धि तेज होती है, उत्तराखंड के लोगों की नहीं होती, बिहार के लोगों की और तेज होती है, पश्चिम बंगाल वालों की थोड़ा कम होती है, ऐसा नहीं कह सकते। एक ही क्षेत्र में किसी की बुद्धि तेज, किसी की धीमी हो सकती है, एक ही जगह। तो बुद्धि से आप इसे नहीं समझ सकते। बाकी मूल्य व्यवस्था यानी वैल्यूज, उस क्षेत्र की वैल्यूज कैसे, मूल्य व्यवस्था कैसे, इनके आधार पर आप वहाँ के व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकते हो। शाब्दिक व अशाब्दिक संप्रेषण यानी वहाँ के लोगों की जो भाषा है शाब्दिक रूप से, और अशाब्दिक यानी वो संकेत जो करते हैं
उसके माध्यम से भी आप उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को समझ सकते हो। सीखने की जो प्रक्रियाएं हैं और विभिन्न अवस्थाएं, इनके आधार पर तो आप सीख ही सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी बुद्धि। बुद्धि जन्मजात होती है और बुद्धि को आप किसी क्षेत्र में नहीं बांट सकते कि इस क्षेत्र के लोगों की बुद्धि ऐसी है या कमजोर है, मजबूत है, इस प्रकार से। इनमें से कौन सी व्यू रचना लैंगिक भिन्नताओं को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समानता की भावना के विपरीत है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा बड़े ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। तो इनमें से कौन सी व्यू रचना लैंगिक भिन्नताओं को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है? लैंगिक समता का मतलब जिसमें लड़का लड़की को आप सेम मानोगे, गर्ल्स और बॉयज़ को जिसमें आप समान मानोगे, उसे कहेंगे लैंगिक समता। तो इसकी भावना के विपरीत कौन है, यानी जो भेदभाव कर रहा है लड़की और लड़के में? इन 4 ऑप्शन में से प्रारंभिक विद्यालय वर्ष में लड़के व लड़कियों में शारीरिक व गामक कौशल के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है। ये तो सत्य है। इसका मतलब ये हुआ, जो प्रारंभिक विद्यालय वर्ष होते हैं, प्रारंभिक विद्यालय वर्ष मतलब जब बच्चा प्राइमरी में जाता है, कक्षा 1 में, कक्षा 5, कक्षा 8 तक, यानी जब बच्चा 10 से 12 साल तक होता है, तो लड़के व लड़कियों में शारीरिक व गामक कौशल के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है। तो पहले लड़के और लड़कियों की आवाज़ भी सेम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बाल्यावस्था को कंप्लीट करते हैं, किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तो फिर लड़के और लड़कियों में शारीरिक रूप से अंतर आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन तो सत्य है। विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषय में सफलता हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल सत्य। अब इस विद्यार्थी शब्द में दोनों आ रहे हैं, यहाँ पर लड़की भी आ रहा है, लड़की और लड़का दोनों, लड़के लड़कियां दोनों को हम विद्यार्थी मान सकते हैं। तो विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषय को, यानी जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं, उनमें सफलता हासिल की जा सकती है। लड़के भी लड़कियां भी सफलता हासिल कर सकते हैं किसी भी विषय में। तो ये ऑप्शन भी सही है, इसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा दोनों में। लड़कों की समस्याओं के समाधान व विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनका आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। यहाँ पर सिर्फ लड़कों को लिखा है, और यहाँ लिखा है लड़के व लड़कियां दोनों को कम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के सम्मत सामाजिक तरीकों को सिखाया जाए, बिल्कुल सत्य। तो गर्ल्स और बॉयज दोनों को कम आक्रामक और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के सामाजिक तरीके सिखाए जाए, नैतिक जो शिक्षा है वो सीखा जाए। तो ये इसमें भी दोनों को सपोर्ट किया जा रहा है, पहले में भी दोनों को, दूसरे में भी दोनों को, लेकिन तीसरे में सिर्फ लड़कों की बात हो रही है। तो यहाँ पर लैंगिक भेदभाव हो रहा है, लैंगिक भिन्नता को मद्देनजर रखा जा रहा है यहाँ पर। तो ये लैंगिक समता के अगेंस्ट है, विरुद्ध है, और यही इसका उत्तर होगा। तो इस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं बनते हैं, बहुत सरल प्रश्न बनते हैं, आपको सिर्फ उनकी भाषा समझनी होती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशानुक्रम के कारण नहीं होती, ये तो गलत है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशानुक्रम के कारण नहीं होती, वंशानुक्रम के कारण होती हैं, तो ये तो गलत है, ये नहीं की बात कर रहा है। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है, ये तो सही है कि हो सकता है विद्यार्थियों का जो बुद्धि स्तर है, आईक्यू लेवल है, वो समान है, उसके बाद भी जो अचीवमेंट है उनकी, यानी उपलब्धि है, उसमें भिन्नता आ सकती है। हो सकता समान आईक्यू के बच्चे अचीवमेंट अलग अलग करें। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती, ये गलत है, कुछ ना कुछ समानता तो होती ही है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाती है, तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 सत्य होगा। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उनकी जो उपलब्धि है उसमें भिन्नता आ सकती है, ठीक है। हो सकता समान बुद्धि के लोग होंगे लेकिन उनके जो अचीवमेंट होगा वह कम ज़्यादा हो सकता है। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक विभिन्नता का कारण है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का कारण क्या है? लिंग भेद, एकदम सही, यानी जो सेक्स डिफरेंसेस हैं, जेंडर गैप है, इसके माध्यम से वैयक्तिक भिन्नता होती है, जैसे लड़के और लड़कियों में। आयु व बुद्धि, यह भी इसका एक कारण है। वंशानुक्रम तो है ही। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का सही उत्तर होगा।
इसी प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनेंगे और आप इन्हें हल कर लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, आराम से। और ये प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में पिन करना है। प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि। एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे शॉर्ट में एनसीएफ 2005 कहते हैं, इसमें बहुभाषा यानी मल्टीलिंगुअलिज्म को एक रिसोर्सेस यानी संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, अर्थात सपोर्ट किया गया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागम पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यहाँ पर भाषागम या भाषागत भी लिखा होगा कई जगह। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, यानी इससे बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, उसे सपोर्ट करेगा, प्रमोट करेगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4। तो इनमें से कौन सा सही विकल्प है आपको बताना है, और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। और यदि वीडियो अच्छी लगी, आपको वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुए, आपके डाउट्स क्लियर हुए, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट्स में। तैयारी को मजबूत कीजिए अपनी, ताकि आप अपनी मंजिल को पा सकें आसानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।